देखिए, जैसा कि हमारा ये टॉपिक है प्रैक्टिकल टिप्स रिगार्डिंग चार्जशीट। आज इसका 39 चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस समय हमारा जो चार्जशीट भी पढ़ेंगे हम पूरा, चार्जशीट क्या चीज़ है, वो भी बाद में सबसे लास्ट में उसी को रखेंगे। अभी तो चार्जशीट के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, इससे पहले कि हमने ये शायद 35 से स्टार्ट किया था, ये 34 से लेक्चर 34 से स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने सब चार्जशीट की क्या-क्या चीज़ें आती हैं, चार्जशीट के अंदर क्या-क्या होता है, देखो बताया। अब हम आज बताते हैं स्केच ऑफ लाइफ, स्केच। पुलिस कई बार क्या करती है, जैसी मौके पे पहुंचती है तो मौके पे पहुंचने पर उसे खून से सना हुआ चाकू बरामद होता है। तो सबसे पहले उस चाकू को क्या करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चाकू मिल जाता है, कट्टा मिल जाता है, पिस्टल मिल जाता है, तो उसको पहले सील करने से पहले, कब्जे में लेने से पहले पॉसिबिलिटी होने पर वो उसका एक स्केच बनाती है, जिसमें चाकू की लंबाई, चौड़ाई, फल की चौड़ाई, हैंडल की चौड़ाई, फिर उस पर 2 गवाहों की दस्तखत कराती है और एक जो अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो भी सिग्नेचर करता है। उसके ऊपर एफआईआर वगैरह, नंबर, अंडर सेक्शन, पीएस वगैरह सब लिखा जाता है। अधिकतर पुलिस ये उन केसेस में करती है जहाँ से आर्म्स एक्ट के अंदर जब किसी व्यक्ति से पिस्टल या कट्टा बरामद होता है। लेकिन जहाँ ये चीज़ें मौका-ए वारदात से पड़ी हुई मिलती हैं, जैसे मर्डर के केस है या 307 का केस है, तो वहाँ मैक्सिमम समझदार आईओ उनका एक स्केच बनाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्केच ऑफ वेपन ऑफ ऑफेंस। दैट इज़ कॉल्ड स्केच ऑफ वेपन ऑफ ऑफेंस। ये कंट्री मेड पिस्टल का भी हो सकता है, चाकू का भी हो सकता है, कट्टे का भी हो सकता है या ऐसा हथियार जो घटना करने में अभियुक्त ने यूज़ किया है। तो ये भी चार्जशीट का एक पार्ट होता है। ये भी आपको देखना आना चाहिए। कई बार बेनिफिशियल होता है। ये देखिए, ये इस तरीके से चार्ट होता है ये बनता है इस तरीके से। ये एक चाकू है, इसके चाकू की फल की लंबाई, चौड़ाई, इसके हैंडल की लंबाई, बैटे की लंबाई, ये सब लिखती है और लास्ट में आके 2 गवाहों के दस्तखत, यहाँ हस्ताक्षर आईओ अपने करता है और यहाँ जो है अपने जो गवाह हैं उनके हस्ताक्षर करते हैं। ऊपर एफआईआर की डिटेल वगैरह, अंडर सेक्शन वगैरह, थाना वगैरह सब लिखा जाता है और ये इसको आरोप पत्र का इसको पार्ट बनाया जाता है। तो ऐसी ये भी स्केच भी आपको देखने को मिलेंगे फाइल पर। ये चार्जशीट के साथ लगाए जाते हैं। तो ये हुआ स्केच। ये सारी की सारी चीजें इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर होती हैं और इनको बनाया जाना और फाइल पर रखा जाना इनको वो जरूरी होता है, क्योंकि बेर-बेर तो माल मुकदमे में से खोल के देखा नहीं जाएगा। तो फाइल को देखते ही समझ जाते हैं कि इस चीज़ में ये चाकू बरामद हुआ है। इस पे ये भी लिखा जाता है, अगर मान लो ये एक तो ये मौके पे पड़ा हुआ मिला है। यदि ये किसी व्यक्ति विशेष से बरामद हुआ तो इसके ऊपर लिख भी दिया जाता है, रिकवर्ड फ्रॉम सच एंड सच एक्यूज्ड, और उसके भी सिग्नेचर इस पे कहीं न कहीं करा लिए जाते हैं, ताकि इसको लिंक किया जा सके कोर्ट के अंदर ट्रायल के दौरान में ऐसे स्केचेस को। वहाँ पर मुल्जिम के कहीं एक लाइन बना के मुल्जिम को भी दस्तखत कराए जाते हैं। मुल्जिम चाहे तो इस पर सिग्नेचर करने से मना भी कर सकता है, लेकिन आईओ का फर्ज है कि वो उसको ये अपॉर्चुनिटी दे। तो ये था आपका स्केच, स्केच बनाना, स्केच का इंपॉर्टेंट। अब हमारा जो है, क्योंकि हम हर चीज इसमें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास इस चीज में हम बनाते हैं, चार्जशीट का पार्ट होती है। तो ये था स्केच ऑफ वेपन बनाना। अब हम इसमें आते हैं। ऐसा होता है जैसे ये चाकू बरामद हुआ या कोई भी चीज बरामद होती है मौका वारदात से, तो आईयू क्या करता है, इसे सफेद कपड़े में लगाता है और उसको लपेट के वहां एक मोमबत्ती जलाता है और मोमबत्ती जला के पहले तो कपड़े में लपेटेगा इस चाकू को,
चाकू उठा के इसको कपड़े में लपेटने के बाद इसकी सुई से सिलाई कर दी जाएगी चारों तरफ से और वो उसका एक पुलंदा बना लिया जाएगा कपड़े में लपेट कर। उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लो सपोज करो ये जो है वेपन ऑफ ऑफेंस है, वेपन ऑफ हथियार मान रहे हैं इसे चाकू माने, तो इसको लपेट लिया जाएगा कपड़े में, इसको चारों तरफ से सिल दिया जाएगा। सिलने के बाद फिर इस पे सील लगाई जाएगी और सील पर जो भी आईओ का नाम होगा, जैसे मान लो रमेश नाम है उसका, रमेश शर्मा या राजेश शर्मा, तो उसमें सील पीतल की बनी हुई होती है, उस पे लिखा होगा आरएस, आरएस लिखेगा। उस सील को वो लगाने के बाद जब यूज़ हो जाएगी, तो ये दिखाने के लिए उसका दोबारा यूज़ नहीं हुआ है कहीं और पे, बाद में शाम को ले लेगा और वो सील जो है अपने साथी कांस्टेबल को या किसी पब्लिक विटनेस को दे देगा। ये एक प्रोसीजर है जो अडॉप्ट किया जाता है फेयर फेयर इन्वेस्टिगेशन दिखाने के लिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन शो करने के लिए। और उस पर लिख दिया जाता है, एक मीमो बनाई जाती है फिर, जिसके ऊपर केस का नाम, पता सब लिख के ऊपर पर्टिकुलर एफआईआर नंबर वगैरह लिख के हैंडिंग ओवर मीमो ऑफ सील, हैंडिंग ओवर मीमो ऑफ सील, उसको लिख दिया जाता है कि मैंने आरएसएस की सील ये यहाँ यूज करी थी, आज काम करने के बाद में फला कांस्टेबल को या फला व्यक्ति को दे दी है। उसे उस दिन वो ही रखता है, उसके पास रखता है, या अगर वो किसी दूसरे केस में स्टार्ट करनी होती है, लेनी होती है, तो घंटे 2 घंटे बाद में जो है वो अपनी केस जो जिसे बोलते हैं केस डायरी में लिख के एक तस्करा डाल के कि सील इस तरीके से दी गई थी, लेकिन दूसरे केस में इसकी आवश्यकता पड़ गई तो ये इनसे ले ली गई है। तो एक तस्करा उसका केस डायरी में डाला जाता है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत ये इन्वेस्टिगेशन लगे कि हाँ जेन्युइन है या है, क्योंकि जेन्युइन ही करते हैं पुलिस तो उसके लिए इसको कराया जाता है। इसको कहते हैं हैंडिंग ओवर मीमो ऑफ सील। तो जैसे एक अब हमारा टॉपिक है एग्जिबिट क्या है? जो चीजें आरोप पत्र के साथ जुड़ी हुई होती है, जैसे मान लो किसी केस में चक्कू बरामद हुआ है मौका वारदात से, तो उस चक्कू का पुलंदा जब गवाह आएगा, जो गवाह ये कहेगा कि जी मेरे सामने ऐसे ऐसे चाकू वहां से फलानी फलानी जगह से बरामद हुआ था, तो वो पुलंदा कोर्ट में पेश किया जाता है और वो जो उसने सील किया था और सील करने की एक मीमो बनाई थी, रिकवरी मीमो ऑफ नाइफ फ्रॉम स्पॉट, सीली सिलाई थी, उसके ऊपर सबसे पहले जो सीलें लगी हुई होती हैं, जज साहब को वो चेक कराई जाती है कि देखिए सर ये जो है आरएस की सील से सील है, अगर आपकी अनुमति हो तो खोल दें। फिर वो गवाह को दिखाया जाता है पुलंदा, उसे सील दिखाई जाती है, वो गवाह देखता है कि हाँ ये पुलंदा, फिर उसे पुलंदे की सिलाई को तोड़ा जाता है और सीलों को हटा दिया जाता है। उसके बाद ये पुलंदा खुल जाता है, इसका कपड़ा। उसके बाद चाकू निकाला जाता है और गवाह के सामने पेश किया जाता है। देखिए भाई ये बताइए, क्या ये वही चाकू है जो वारदात में इस्तेमाल हुआ था और पुलिस ने कहीं से उठाया था? या इतना तो नहीं कह सकते, इससे पूछेंगे देखो भई इस प चाकू को देखो, क्या कहते हैं आप इसके चाकू में? तो वो गवाह ये जवाब देता है कि हाँ साहब, ये वही चाकू है जो मौका-ए वारदात पर पड़ा था और ये जो मुल्ज़िम कोर्ट में खड़े हैं, इन्होंने इस्तेमाल किया था। तब इसको ये माना जाता है कि ये सिद्ध हो गया कि ये नाइफ मौके पे से बरामद हुआ और इसका इस्तेमाल हुआ था। तब इसको दिया जाता है एक नंबर जिसे कहते हैं एक्ज़िबिट। जब ये एक्ज़िबिट नंबर दिया जाता है, तब ये पढ़ने योग्य हो जाता है। तब ये न्यायालय में एविडेंस के पढ़ने, ये बाद में बताऊँगा। अब यहाँ इसको एक्ज़िबिट कहा जाता है। वो चीज़ कोई भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट भी एक्ज़िबिट होते हैं। ये मैंने प्रॉपर्टी एक्ज़िबिट करने के लिए बताई। अगर मान लो सोने की चैन थी, ज़ेवरात थे, लूट के ज़ेवरात थे, वो बरामद होते हैं, तो उनको भी कोर्ट में इसी तरीके से ज़ेवरातों को खोला जाता है और तब वो गवाह पहचान के बताता है कि ये साहब मेरे वाले ज़ेवरात हैं। कोई भी औरत आती है, बताती मेरे।
तब ये चीजें एग्जिबिट हो जाती। जब ये चीजें एग्जिबिट हो जाती हैं, तब ये पढ़ी जाती। इसको हिंदी में प्रदर्श भी कहते हैं। तमिलनाडु भाषा में कहीं और भी कह सकते हैं, कन्नड़ में कुछ और भी कहा जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं एग्जिबिट्स। ये इंडियन एविडेंस एक्ट का एक बहुत बारीक मजबूत फैक्टर है। अगर इसको एग्जिबिट नंबर नहीं दिया जाता तो ये एविडेंस में पढ़ा नहीं जा सकता। इसी काल इट मीन्स एग्जिबिट डलने का मतलब है कि कोई चीज न्यायालय में प्रूव्ड कर दी गई। तो ये क्या था, हमारा टॉपिक था एग्जिबिट्स। इस तरीके से एग्जिबिट डाला जाता है और उस पर लिख दिया जाता है। देखिए मैं लिख देता हूँ, अभी आपको लिख के दिखाता हूँ कहाँ गया। उसी पे लिख दिया जाता है। जब ऐसे लिखा जाता, ये मैं पढ़ देता हूँ जैसे आपको। टुडे ये एविडेंस चल रही है। टुडे केस प्रॉपर्टी इज सील्ड पुलंदा ड्यूली सील्ड विद द सील ऑफ एफएसएल, मतलब किसी भी सील हो सकती है। अगर कोर्ट की सील है तो कोर्ट की सील, सॉरी एफएसएल की सील है तो एफएसएल की सील है, या आईओ की सील है तो आईओ की सील है। तो इसमें पढ़ते हैं, टुडे ए सील पुलंदा ड्यूली सील्ड विद द सील ऑफ एफएसएल एएस is produced by the MSCM. Same is opened, out of which a knife is taken out and shown to the witness, who identifies the same, which was taken into position from the spot and which was used from the spot. And same is shown to the witness. Witness identifies the same and stated that this is the same knife which was used by the accused in commission of offense, and thereafter the accused person ran away from dropping the same at his spot. The knife is exhibit P1. इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एग्जिबिट P1 दे दिया जाता है और ये जो स्टेटमेंट कोर्ट में हुआ है उसमें लिख लिया जाता है। तो इट इज कॉल्ड एग्जीबिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये एग्जीबिशन ऑफ वेपन। इसी तरीके से जो वेपन होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन पर भी ऐसे लिख लिया जाता है। उसमें कैसे लिखा जाता है, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। मान लो सेशन ट्रायल में केस चल रहा है, अब इसकी सीजर मीमो इसी डॉक्यूमेंट की, अब सीजर, ये तो हो गया नाइफ के लिए नंबर एग्जिबिट का। अब दूसरी चीज दिखाता हूं, जब वो डॉक्यूमेंट को कहता है कि उसे दिखाई जाती है, वो डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है जब ये सील हुआ था, जब ये मीमो बन के कब्जे में लिया गया था। तो फिर ये at this stage attention of the witness is drawn towards the witness who identified the Caesar memo, identified the signature on the Caesar memo. Caesar memo is exhibit PW, ऐसा नंबर दिया जाता है, एग्जिबिट लिखा जाता है। अगर उसका नंबर जो भी है PW है तो PW 1 कर दिया जाता है। और जो डॉक्यूमेंट है, तो अगर वो पहला ही डॉक्यूमेंट है या दूसरा है तो PW 1 ओवर A डॉक्यूमेंट दे दिया था, PW 1 ओवर A। ये आगे फर्दर चलता रहेगा। अगर दूसरा यही गवाह दूसरी चीज भी एग्जिबिट करता तो उसका अलग नंबर दे दिया जाता, तीसरी मीमो करता तो तीसरी का अलग, इस तरीके से ABCD बढ़ता चला जाएगा, एग्जिबिट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर दस्तखत ये डालेगा ASJ, जैसे ASJ एडिशनल सेशन जज, यह डेट डाल दी जाएगी 24/8 और इसको चारों तरफ से यूं करके कवर कर दिया जाएगा। अब ये क्या होगा, उस डॉक्यूमेंट पे एक एग्जिबिट नंबर डल जाएगा, ये डॉक्यूमेंट पर नंबर डल जाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट जब भी पढ़ा जाएगा इस नंबर को बदला नहीं जा सकता है। एक बार जुडिशियल फाइल में इस डॉक्यूमेंट को एक नंबर देने के बाद में दोबारा नहीं बदला जा सकता। वो फाइल 1 साल चले 15 दिन चले, उसको वही नंबर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी वो वही नंबर रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और ये रेड पेन से, ये भी याद रखें, रेड कलर पेन से इसको उस डॉक्यूमेंट पे लिखा जाएगा नंबर, दैट इज कॉल्ड एग्जिबिट नंबर, एग्जिबिट PW 1 ओवर A। एग्जिबिट मींस डॉक्यूमेंट्स, PW वो गवाह जो इसे सिद्ध कर रहा है, उसका नंबर क्या है, PW 1 है। वो कौन सा डॉक्यूमेंट कर रहा, पहला डॉक्यूमेंट कर रहा तो A नंबर, उसके बाद ASJ नंबर और डेट डाल दी जाती है और वहां ASJ अपने दस्तखत बैठा देता है। तब ये माना जाता है कि ये डॉक्यूमेंट प्रूव्ड हो गया। अब ये कोर्ट के ऊपर ये कितना रिलायबल है, कितना सच्चा है या झूठा है,
ये सब बातें ट्रायल पे देखी जाएंगी, लेकिन डॉक्यूमेंट में एविडेंस के टाइम इसका एग्जिबिट करने का तरीका ये है जो आपको मैंने बताया। तो दिस इज द वे टू प्रूव द एग्जीबिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो जनाब वाली ये तो था एग्जीबिशन ऑफ डॉक्यूमेंट हुआ। अब आपको लिखते हैं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। कैसा डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, इसका हवाला अधिकतर इंडियन एविडेंस एक्ट में आता है, कुछ इसका जिक्र भारतीय दंड संहिता में भी है। इंडियन एविडेंस एक्ट की किताब हमारे सामने पड़ी हुई है। पहले ये सेक्शन कभी सेक्शन 25 हुआ करता था जब ओल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि अब नया आ गया है। देखिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनके सेक्शन बताऊंगा मैं आपको, इनको जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैं बताता हूं आपको सारे के सारे। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें बताने का कोई फायदा नहीं होता, वो तो आप पढ़ लेना किताब में से। ये सारी किताब में से सारी किताब यूज नहीं होती हर केस में। इस सारी किताब में जितनी हमारे मतलब की किताब है वो तुम्हें मैं धीरे धीरे करके बता रहा हूं, और ये सारी किताबें इकट्ठी करके बताऊंगा। अब तो ट्रायल, अब तो इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। आईपीसी जो मैंने था, भारतीय दंड संहिता, वो मैंने आपको पहले बता दी। भारतीय न्याय संहिता जो है मैंने आपको पहले बता दी, उसके मर्डर वगैरह मैंने सब। अब ये बता रहा हूं मैं आपको कि प्रोसीजर चल रहा है, अब ये प्रोसीजरल लॉ चल रहे हैं। तो प्रोसीजरल लॉ में इंडियन एविडेंस एक्ट जरूर काम करेगा। तो अब हमारा टॉपिक है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। तो हमारा टॉपिक क्या है? डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। लिख देता हूं, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। जब किसी मुलजिम को पकड़ा जाता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। जो पुलिस उससे पूछताछ करती है और जो बात वो बताता है, उस बात को पुलिस रिकॉर्ड कर लेती है, और रिकॉर्ड करने पर एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है। उस पर 2 गवाहों के दस्तखत कराती है। वो पब्लिक के गवाह भी हो सकते हैं और पुलिस के गवाह भी हो सकते हैं। क्या है? पब्लिक के गवाह भी हो सकते हैं और पुलिस के गवाह भी होती है। और उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। वो होता किस तरीके का है? देखिए जैसे ये सीजर मीमो है, उसमें से सीजर मीमो वर्ड हट जाएगा, उसके ऊपर एफआईआर नंबर कागज पर लिखा होगा, अंडर सेक्शन लिखा होगा, पुलिस स्टेशन का नाम लिखा होगा, और यहां सीजर मीमो की जगह लिख दिया जाएगा डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज सच एंड सच। जो भी इसका नाम होगा, राजेंद्र कुमार, रमेश कुमार, अकील अहमद, शकील अहमद, नूर मोहम्मद, नूर इलाही, जो भी नाम होगा, राजा राजा राधे कृष्ण, राजकुमार, जो भी मतलब जो भी नाम उसका है। अगर मान लो विदेशी है तो विदेशी नाम जॉन इब्राहिम, जॉन कुछ रख दिया। उसके अंदर आईओ, ये जो खाली जगह है, ऐसी जगह में ही जो कागज पे है उसमें सारा डिटेल लिखेगा कि इस मुलजिम ने ये बताया कि मैं उस दिन, हाँ पहले इसको बाद में बता देंगे, इसको जगह में लिखेगा क्या, उसको लिखने के बाद डिस्क्लोजर के उसके नीचे गवाह कराए जाएंगे, 2 गवाहों के दस्तखत होंगे, और फिर आईओ अपने दस्तखत करेगा और डेट डालेगा। अब जब ये इस तरीके से कर लेगा तो उसमें सारी डिटेल लिखेगा डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में, कि जैसे मुलजिम ने बताया कि मेरा नाम फलाना फलाना है, मेरी इससे पुरानी रंजिश चल रही थी, मैंने इसका कत्ल करने की सोची, तो ये मैं चाकू जो है एक फलानी जगह से
बिसाती की दुकान से चाकू खरीद के लाया और चाकू मैंने जो है अपनी अंटी में छुपा रखा था और ये मैं इसके आने का इंतजार करता रहा। मैंने किसी आदमी को भेजा था कि भैया इसको पकड़ इसे बुला के ला, तो वो फलाना आदमी इसे बुलाने गया था। मैंने उस फ़ोन से उसे कहा था, तो वो इस तरीके से बुला के लाया था इसको। फिर ये मैंने चाकू मार दिया था मैंने उसके चाकू मारा था और वो चाकू मैंने फलानी जगह छुपा दिया था। ये तो चाकू मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पड़ा था केस में। ये मैं इसको दिखाता नहीं सपोज़ करो क्योंकि अभी तो ये चाकू सपोज़ करो बरामद नहीं हुआ। अब उसने ये डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट किया। अब इस चाकू को हटा दीजिए आप, बोल दे। वो ये बताता कि मैंने इस तरीके से फलाने-फलाने आदमी से चाकू खरीदा था और वहाँ से चाकू खरीद के लाया और मैंने अपने दुश्मन के चाकू फलानी-फलानी जगह मारा और उसके बाद मैंने चाकू जो है अपने घर में टाँड के ऊपर छुपा दिया। तो ये डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट जो उसने पुलिस को दिया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये कोर्ट में सेक्शन 23 में ऐसा कर सकता है, वो बता सकता है। अगर यही बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाए तो वैल्यू है, लेकिन पुलिस के सामने दिया जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन पुलिस इसे सेक्शन 23 में रिकॉर्ड करती है। पुलिस इसको रिकॉर्ड में यूज करती है। अब पुलिस क्या करती है, उस आदमी को लेकर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में दस्तखत करा लेती है उसके और ये डॉक्यूमेंट तैयार करके चार्जशीट के साथ अपनी पुलिस फाइल में रख लेती है। अब उस व्यक्ति को लेकर उसके घर जाती है। घर पे जाके जो टांड बताता है कोशिश, अच्छा घर जाते वक्त का नियम और है वो बताऊं। वहां पर घर जाने से पहले उसमें एंट्री करती है एक जो उनका रजिस्टर होता है जिसे डीडी रजिस्टर कहते हैं, उसके अंदर उसकी एंट्री करती है और उस डीडी की एंट्री करने के बाद में ये बताती है कि हम फलानी फलानी जगह जा रहे हैं। तो ये डीडी की एंट्री बड़ी रिलेवेंट होती है। ये क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछने वाले क्वेश्चंस होते हैं। फिर वो पुलिस उसके घर जाती है, वहां से उस चाकू को उस जगह से बरामद करती है। बरामद करके फिर उसे सील करती है, बंद करती है, मोहर लगाती है और एक बरामदगी मीमो बनाती है और उसमें सारी डिटेल लिखती है कि आज इसके कहने पर हमने ये चाकू इसके घर से आए हैं और यहाँ बरामद किया है और इसके घर की हाउस टैक्स की रसीद ले ली है, ये घर इसी का है और 2 मोहल्ले के गवाहों को भी बता दिया है और ये रसीद की जो हमने मीमो बनाई है रिकवरी की, इसकी एक कॉपी मोहल्लेदार को दे दी। बाकी चीजें आगे की बात बताऊंगा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा टॉपिक क्योंकि अब 24 मिनट तो हो ही लिए इसे बनाते बनाते। तो इस तरीके से जो रिकवरी बीमा बनती है ये भी चार्जशीट का पार्ट होती है। अब ये चाकू बरामद हो गया है, ये बयान तब तक तो जो सेक्शन 23 में पुलिस ने बयान लिया था तब तक तो ये वैल्यूलेस था जब तक इस पर रिकवरी नहीं हुई थी। अगर ये चाकू वहां से बरामद नहीं होता टांड से तब तो ये बयान बेकार था, तब तो जज साहब इसे पढ़ नहीं सकते थे, ना इसकी कोई वैल्यू थी। भले उसने कहा कि मैंने कत्ल किया है तो भी ये नहीं माना जाता कि उसने कत्ल किया है। तब भी ये नहीं माना जाता कि उसने कत्ल किया उसके कहने के बाद, पुलिस के सामने एडमिट करने के बाद भी। लेकिन जैसी ये रिकवरी हो जाती है, जैसी ये रिकवरी हो जाती है चाकू की और इसके ऊपर फिर और सारी बातें हैं, फिर आगे टॉपिक में बताई जाएगी। जैसी इस चाकू की रिकवरी हो जाती है तब ये बयान जो सेक्शन 23 में दिया गया था, ये बयान कोर्ट कैन कंसिडर दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज कंसिडरेबल, टेक इनटू कंसिडरेशन आफ्टर द रिकवरी। Disclosure statement has value with recovery. Disclosure statement of accused has no value. Disclosure statement oblique confession of accused has no value without the recovery.
If disclosure statement or confession, disclosure statement coupled with recovery, it is valuable, otherwise valueless. तो दिस इज बेसिक फंडा. सेक्शन 23 डिस्क्लोजर स्टेटमेंट क्या है और एडमिसेबल कब होता है? जब रिकवरी है. खाली 23 में लिखा हुआ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट वैल्यूलेस. जैसी रिकवरी, किसी ने चोर ने कहा कि मैंने चोरी कर रखी है जनाब, तो बता भी तूने सोने के जेवर कहां चुरा रखे हैं? उन्होंने कहा जी मैंने सोने के जेवर चुराने के बाद मैं फलाने सुनार को बेचे थे. अब सुनार के छापा मारा जाता है, सुनार के यहां से वो जेवर बरामद हो जाते हैं. देन इट इज एडमिसेबल, देन इट्स इट एडमिसेबल. तो अब चोरी के अपराध के साथ में 317 की रिकवरी का चार्ज भी लग सकता है. पहले चोरी थी और डिस्क्लोज स्टेटमेंट दिया उसने, डिस्क्लोज स्टेटमेंट वैल्यूलेस. लेकिन जैसी रिकवरी हो जाती है और उसकी शनाख्त हो जाती है कि ये एडमिसेबल है, तो क्या ये एडमिसेबल हो गई? सॉरी, एक ओ, ओ, वाह वाह. तो अगर रिकवरी नहीं होती, खाली बयान की कोई वैल्यू नहीं है पुलिस के सामने. मैं कहता हूं मैंने कत्ल करा भाई, पुलिस के सामने कुछ नहीं कर सकती पुलिस मेरा, जब तक कि मैं आलाए कत्ल बरामद ना करा दूं और उस पर यह सिद्ध ना हो जाए कि जो खून के निशान है इस चाकू पे वो उसी मरने वाले के हैं. या क्या भाई, या क्या? जब तक कोई गवाह ये ना कहता है कोर्ट में खड़ा होकर कि यही वो चाकू है जनाब जिससे मारा था, तब तक ये रिकवरी भी बेकार है जनाब अली. तो इसलिए पुलिस का सामने दिया गया कोई भी स्टेटमेंट वैल्यू नहीं रखता जब तक कि रिकवरी ना हो. दैट्स एनफ. यही यही रोकता हूं इसको. तो वैल्यू ऑफ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मैंने 23 में बताई आपको. ये बहुत काम आएगा, पूरी लाइफ काम आएगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट व्हेन इट इज एडमिसिबल इन एविडेंस एंड हाउ इट इज रेलेवेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. सेक्शन 23 पढ़ना जरूर और सेक्शन 27 भी पढ़ना. 24 पढ़ना, 24 confession to police officer or consideration of proved confession affecting persons making it and other jointly under trial for the same offense. ये जरूर सेक्शन 23 और 24 जरूर पढ़ना. देखिए सारी सीआईपीसी आईपीसी पढ़ते हैं हम, पढ़नी चाहिए हमें, है सारी रिलेवेंट है, लेकिन कब है? देखिए लेजिस्लेचर ने लिखी है, न जाने कौन सी परिस्थिति आ जाए. लेजिस्लेचर ने इतनी बड़ी किताब लिखी है, न जाने कौन सी परिस्थिति आ जाए. और मैं जो पढ़ा रहा हूं, आपको जो टॉपिक समझा रहा हूं, मैं उस लेवल पे पढ़ा रहा हूं कि आप उतने लेवल तक तैयार हो जाएं. बहुत सारा लेवल के लिए तो पूरी किताब है भाई. लेकिन कहावत है ना, सारा जाता देखिए आधा दीजिए बाट. मैं कम से कम इतने तो स्टूडेंट तैयार कर दूं जो 20 साल में तो इसमें भी तैयार नहीं होने. तो ये बातें भी 25-25 30 साल में समझ में आती हैं आप, क्योंकि आपको कोई फाइल हाथ में दे ही नहीं रहा, समझाना ही नहीं चाहता कोई. जिसके पिताजी वकील हैं उसे तो कुछ सिखा दे है बाप, वरना भाई गुरु बहुत बड़ी चीज है. कोई गुरु बढ़िया वकील मिल जा तो सिखा दे. और एक बात सुन लो मेरी बात को, आज न्यायपालिका तो पूजने है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है. और सारे टीचर जो प्रोफेसर्स हैं वो भी पढ़ाते हैं, वो भी पूजने हैं. लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्लास में पढ़ के लॉ कभी समझ में नहीं आया. जिनने बनाया इसे लिखा उसकी भी समझ में से इतना ही आया जितना उनने बनाया. ये जितनी भी जुडिशरी बैठी है, चाहे हाई कोर्ट में बैठी हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में बैठी हो,
भाई वकालत एक ऐसा प्रोसेस है, जब तक कचहरी में खा के चक्कर न खाटे जाएँ, धक्के न खाए जाएँ, पाँव से चला ना जाए, कब तक बढ़िया जज भी नहीं बन सकता आदमी। जज बनने के लिए वकील बनना बहुत ज़रूरी है। टीचर तो पढ़ा ही रहा अपने को। ये सब हम एक-दूसरे को दे रहे हैं। हम सब एक-दूसरे को दे रहे हैं। जज बनने के लिए भी नीचे का होना, एडवोकेट होना ज़रूरी है। तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये ही जज पैदा करती है। लॉ तो पढ़ा के, बना के हमें भेज दिया जाता है, लेकिन हम एडवोकेट्स बनने के बाद ही एक बढ़िया जज साबित हो सकते हैं। यदि हम अच्छे एडवोकेट्स नहीं बन सकते, तो एक न्याय अधिकारी भी अच्छे नहीं बन सकते। जय हिंद, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ बनाने की, इतना ज्ञानी नहीं हूँ। नमस्कार, जय हिंद।